ऐसे ही बिहार की कामना हम दोबारा भी करते हैं और आप लोग भी मत दीजिए नीतीश कुमार जी के तीर छाप पे और ऐसे ही विकास की गति चलती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं HAB न्यूज यानी हमारा अपना बिहार न्यूज। चुनावी यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं रक्सा पंचायत के वार्ड नंबर 4 में और हमें भेंट हुई है JDU प्रत्याशी जमाल अहमद जी से, मोहम्मद जमाल जी से। आइए जानते हैं उनका विजन क्या है, उनका उद्देश्य क्या है इस 2020 का विधानसभा चुनाव में। जमाल जी, सबसे पहले आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले आपसे यही सवाल है मेरा कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नौजवान है, जो 12th ग्रेजुएशन करके ऐसी ही है घर पे, उनको हमारे नेता के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारे नेता क्या है। वैसे तो हम लोग बचपन से आपको जान रहे हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं जान रहे हैं और वैसे भी हम लोग राजनीतिक माहौल से दूर हैं तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी जानना चाहती है कि जमाल अहमद, मोहम्मद जमाल जी जो हैं, वो कितने स्ट्रगल करके, हम राजनीतिक या चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं, यहाँ तक का जो सफ़र है आपका, किस किस ऊंचे नीचे रास्तों से होकर गुजरा है, जो आपका स्ट्रगल है वो आप बताएं अपने बारे में, ताकि हमारे जो जनता है, हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो आपसे मोटिवेट हो। देखिए, मैं एक मीडियम क्लास का फैमिली का लड़का था, आज भी हैं। हम अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद एलएस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए, उसके बाद फिर हिस्ट्री से MA किए। उसके बाद वहाँ से हम निकले और फर्स्ट नौकरी एयरफोर्स में हमने ज्वाइन किया। उस वक्त लोग जानते थे नौकरी को कि एकदम इजी है। जाने के बाद बेंगलुरु में फर्स्ट पोस्टिंग हमारी हुई एयरफोर्स में। उसमें एयरफोर्स को हम लोग छोड़ करके 12-13 लड़का भागे वहाँ से हम लोग, फिर पकड़ा गए हम लोग वहाँ आकर के बेंगलुरु स्टेशन पर, फिर पकड़ कर ले गया बैरक में, फिर ट्रेनिंग में गए, फिर वहाँ ट्रेनिंग में भेज दिया नीमच। वहाँ से फिर हम लोग आए, तब तक मेरा हो गया CRPF सब इंस्पेक्टर में। अच्छा। तो हम रिजाइन कर करके ज्वाइन कर लिए बेंगलुरु छोड़ करके यहाँ मोकामा में कुछ दिन नौकरी किए और ऑल इंडिया क्रॉस कंट्री खेलने गए हम। और क्रॉस कंट्री खेलने गए लेह लद्दाख, हाँ, वहाँ क्रॉस कंट्री खेलने गए। वहाँ से खेल करके आए तो हम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लिए। 100-200 मेरा इवेंट था। उसके बाद मेरा इंडिया कैंप में हो गया। PT उषा, रित भैया वगैरह सब लोग। 1982 में एशियाड में मेरा तीसरा स्थान रहा। इस कारण से फर्स्ट सेकंड को ही वहाँ डायरेक्ट प्रमोशन मिला। फिर हम आए, आ करके नौकरी कंटिन्यू किए। तब तक एक वैकेंसी हम भरे हुए थे IB का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसमें हमारा हो गया। उसमें था कि बिहार भर में मनचाहा पोस्टिंग आप जहाँ चाहिएगा वहाँ होगा। उसमें हम ज्वाइन कर लिए और क्राइम ब्रांच हमको मिला। क्राइम ब्रांच में रह करके बिहार एक था, बचा हुआ नहीं था बिहार झारखंड। डॉक्टर अजय के नेतृत्व में हम STF में काम किए। वहाँ से काम कर ही रहे थे STF में। उसी दौरान एक मिनिस्टर के थ्रू, माननीय मिनिस्टर का नाम है माननीय बिहारी प्रसाद के थ्रू लालू यादव से हमारा संपर्क हुआ। लालू यादव जी ने कहा कि तुम नौकरी छोड़ो, तुमको हम पॉलिटिक्स ज्वाइन कराते हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स में आ गए, तब से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो केवल लालू यादव जी के कहने पर पॉलिटिक्स में आया या और कोई इंसिडेंट हुआ था जो आपको लगा कि नहीं, हमको राजनीतिक में जाना चाहिए? नहीं, देखिए, समाज सेवा करने का अलग पहले से था। पुलिस मेंस में भी हम प्रेसिडेंट थे, कॉलेज में भी प्रेसिडेंट थे और अलग था, सेवा भावना हमेशा था। तो जो लोग आते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, ये देखने के बाद हमको ऐसा था मेरे दिल में कि नहीं, हम लोगों का सेवा करें। यानी कि शुरू से आपके अंदर भाव था समाज सेवा का और इसलिए आप जॉब छोड़ करके, इतनी सारी अच्छे पोस्ट को छोड़ करके राजनीतिक में आए। ये बहुत बड़ी त्याग है आपका समाज के लिए और ये बहुत बड़ी मैसेज भी आप दे रहे हैं क्योंकि समाज सेवा एक बहुत बड़ी पुण्य का काम होता है। दूसरी सवाल ये आपसे कि आज हमारे बिहार के बेरोजगारी दर जो है 46.6% हो गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका क्या कारण है? देखिए,
बिहार ही का नहीं ग्राफ गिरा है, जी पूरे भारत का ग्राफ गिरा है, वर्ल्ड में भी ग्राफ गिरा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कंटिन्यू मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। ऊपर से प्रधानमंत्री जी से बात हो रही है, सब ग्राफ जो गिरा था उसको फिर डीजीपी को उठाया जा रहा है और आने वाले कल में फिर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जी, क्योंकि आप जेडीयू से हैं और जेडीयू जैसा कि हम सब जानते हैं कि 15 साल से सत्ता में है। इस बार अगर वो आते हैं तो चौथी बार होगा, तो इस बार का उनका मुद्दा क्या है, क्या कह करके वोटर को आप मोटिवेट कर रहे हैं? 3 टर्म से जो जेडीयू की सरकार बनी, जितना खाई था, जितना जंगल राज था, जितना सुशासन नाम का कोई चीज़ नहीं था, बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, घर से जो काम करने जाता था वो भी लौट के आएगा या नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं था, एकदम भय की सरकार थी। इतना ही नहीं, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, स्कूल, हेल्थ सेंटर कहीं नहीं था, सब पैरालाइज था। उस सब को ठीक करने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वक्त लग गया। उसके बाद उन्होंने कहा बिहार में जब तक हम बिजली एक एक घर नहीं पहुंचा देंगे, चुनाव में वोट मांगने नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बिहार में बिजली ही नहीं पहुंचाया, घर घर जल और नल का भी व्यवस्था, गली का भी व्यवस्था, नली का व्यवस्था सब कर दिया। आने वाले वक्त में जब इस बार 2020 में मुख्यमंत्री बनेंगे तो युवाओं के लिए नया नया उद्योग लगेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और जितने युवा बाहर काम करते हैं लगभग उनका विजन है कि हम 30 to 40% युवाओं को यहाँ बिहार में रोजगार दें। इसी पर अगली बात ये कि चूँकि हमारे जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं वो कहते हैं जो नरेंद्र मोदी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये भी सपोर्ट करते हैं, समर्थन भी करते हैं। और ऐसा देखा भी गया है कि कई सालों से लड़कियों के प्रति बहुत सारी चीज़ें किए हैं। जैसे कुछ समय पहले तक हमारे यहाँ से लड़कियाँ मरवन पढ़ने नहीं जाती थी क्योंकि उच्च विद्यालय वहीं थे, अब यहाँ हो गया, बिशुनपुर में हो गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज की लड़कियों के लिए। जी, नया नहीं मालूम है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब हर पंचायत में हाई स्कूल कर दिए। जी जी जी, ये अभी 2 महीने के अंदर का बात बता रहा है। हम मेरा सवाल ये है कि नीतीश जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अर्थात बेटी को पढ़ा करके बेटी को आगे बढ़ाना है उसके लाइफ में। NIOS कैंडिडेट, NIOS नाम सुने होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, और उससे बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि लगभग 75% लड़कियां, केवल फीमेल जो है उससे DELED की है, उसका सीटेट क्वालिफाई भी हुई है। उसके बाद 2019-20 का शिक्षक बहाली बिहार में शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक वो पूर्ण नहीं हुई है किन्हीं कारणों से। उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बहाली कोई भी बच्चा अगर DELED B.Ed करता है, सीटेट क्वालिफाई करता है, उतना टफ एग्ज़ाम, तो एक बहुत बड़ी उम्मीद होता है। फिर बहाली में अगर साल भर लग जाता है तो इस तरह से उनका कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है। उनके बारे में अभी जो भी बहाली का मामला आया है उसमें कोई ना कोई बच्चा हाई कोर्ट चला गया। जी जी, हाई कोर्ट जाने के बाद वह केस पेंडिंग हो जाता है। अब कोर्ट पर डिसीजन है कि कोर्ट का जब डिसीजन आएगा उस मुताबिक सब लोगों की बहाली होगी। ये आपको ही मालूम है कि 2-4 हज़ार दरोगा की बहाली होती है, उसमें कुछ दरोगा नहीं कंप्लीट किया, हाई कोर्ट चला गया, बहाली रद्द हो गया। बहाली हुआ भी तो उसको स्टे मिल गया कि भाई अभी कुछ नहीं किया जाएगा। उसी प्रक्रिया में ये प्रक्रिया है। जी, कहीं ना कहीं इसमें अभ्यर्थी का भी अहम रोल है इस बहाली को रोकने के लिए। लेकिन जो बिहार SSC 2014 में आई थी वो भी तो अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है सर। उसमें भी तो यही मामला है सर, उसमें भी यही मामला है, कोर्ट का ही मामला है। और कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा नोटिस, क्या बिहार सरकार लिख करके दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सरकार वैसा स्पेस देती क्यों है कि बच्चे कोर्ट जाते हैं? देखिए, यहाँ तो है कि आप घर में 4 भाई हैं, 4 भाई अगर चारों पदाधिकारी नहीं हैं तो एक भाई अपने आप को थोड़ा सा मतलब महसूस करता है कि हम उस लायक नहीं हैं, कमज़ोर हैं, और वो आपका विरोध करना शुरू करता है। अगर चारों भाई पदाधिकारी है, चारों हैप्पी है, कोई विवाद नहीं है। एक बाप चारों को 4 बिजनेस करके दे दिया, चारों खुश है, कोई बात नहीं। एक कमजोरी है। लास्ट सवाल आपसे, लास्ट में युवाओं को क्या संदेश देंगे, खासकर कांटी के युवाओं को? युवाओं को संदेश देंगे, अगर हम विधायक होते हैं, हम जीत करके आते हैं तो युवाओं के लिए कई कंपनियां से कांटेक्ट करके उद्योग लगेगा कांटी में, और लगभग
20 से 25 हज़ार युवाओं को नौकरी मिलेगा। जो एनटीपीसी में बाहर के लोग काम कर रहे हैं वो नहीं काम करेंगे, सारे युवा यहाँ के काम करेंगे, चाहे टेक्निकल हैंड हो या मैकेनिकल हैंड हो या कंप्यूटर हैंड हो, सब यहाँ के युवा काम करेंगे। युवाओं के लिए मेरा ये सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने बहुमूल्य समय देने के लिए मेरे चैनल में। थैंक यू। जानते हैं उनके समर्थकों से, उनके समर्थकों का क्या कहना है उनके बारे में। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरफान दिलकश है। हाँ, इरफान दिलकश जी, आप जमाल जी का समर्थक हैं, उन्हें वोट भी करेंगे? बिल्कुल। क्या उम्मीद करते हैं उनसे? हम लोग वोट नीतीश कुमार जी को कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी की सुशासन को कर रहे हैं, उनके विकास को कर रहे हैं। नीतीश जी जब 15 सालों से शासन में आए हैं तो आपको दिखाई दे रहा है, जिस अभी आप लाइट में भी खड़े हैं, नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया गया लाइट है। उन्होंने पिछले चुनाव में कहा था कि अगर हम आपको 24 घंटा बिजली नहीं दे पाए तो हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। आज वो 24 घंटा बिजली जल रहा है, तब मुख्यमंत्री मरवन में परसों आकर के आपसे हमसे वोट मांगे हैं। अभी जिस रोड से हम लोग चल के आए, हमारे प्रत्याशी चल के आए, हमारे गांव में चल करके आए हैं, रोड चमक रहा है, दमक रहा है। तो विकास की गति बिल्कुल तेज धारा में, वो अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए हम लोग तीर छाप के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। जी, ये बात सही है कि उनके द्वारा ही अब बिजली पहुंची है या जल नल जो पहुंचा है, सही बात है। जो क्योंकि जो बात सही है सो सही है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन ये भी बात सही है कि उनके ही शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत चरम सीमा पे है। नहीं, देखिए, बेरोजगारों की संख्या अधिक है और चारों तरफ हम जहाँ भी जा रहे हैं बेरोजगारी बेरोजगारी, बेरोजगारों का जो बोलबाला है वो क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता इंजीनियर हैं और बिल्कुल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से ही किसी बात को रखते हैं। किसी जाहिल की तरह 10 लाख नौकरी दे देंगे, 20 लाख दे देंगे, ऐसा नहीं कहते। जब उनकी माताश्री या पिताश्री ने नहीं दिया तो कौन दे सकता है? अब आइए, आपने अभी देखा है विगत सालों से भारत तो पिछड़ा हुआ देश है ही। जब अमेरिका में ऐसी परेशानी है, दुनिया के सबसे डेवलप्ड कंट्री में परेशानी, निश्चित रूप से हमारे यहाँ परेशानी है। लेकिन आप अभी देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 38 ज़िला है, 38 ज़िला में बिहार का जीडीपी दर, प्रगति दर 12.8 है। सबसे अधिक प्रगति दर में बिहार चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। बिहार प्रगति की ओर अग्रसर है। सर, अगर बिहार प्रोग्रेस में चल रही है ज़्यादा तो फिर क्यों बिहार के लोग पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में आकर? नहीं, पलायन करना एक अलग बात है। हम रोजगार के लिए यहाँ जाते हैं, हम अपने जाते हैं ना सर। बिल्कुल, हम रोजगार यहाँ करते हैं, वहाँ जाते हैं। अब जैसे हमारा बेटा इंजीनियर है, अगर उसको दुबई में नौकरी लगेगी तो जाएगा ही, राजस्थान में अगर कंपनी बुलाएगी जाएगा ही। लेकिन अब हमारे माननीय नेता ने इस फेज में कहा, हमने रोड बना लिया है, हमने बिजली पैदा कर लिया है, हम जगह जगह पानी की व्यवस्था कर लिए। इस फेज में आप अगर हमको चाहते हैं कि विकास की धारा हो तो अब हम कल कारखाना लगाएंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री एकदम बिल्कुल लगे और हम लोगों का एक एक मत जो है तीर छाप। आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता इंजीनियर हैं और जो कमियां थी, जो खाइयां थी, उसको भरने में आपके नेता को 15 साल लगे। बिल्कुल, जब लालू जी ने सत्ता परिवर्तन यहाँ हुआ और सौंपा तो उस समय बिहार बिल्कुल खाली था। यहाँ सिर्फ आलू बालू मिला और कुछ नहीं मिला। तो इसलिए नीतीश जी ने संवारा और आज आपको बिहार का नाम पूरे प्रदेशों में इज्जत से लिया जाता है। आप कहीं ट्रेन में सफ़र करते हैं, फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो पहले बिहार के नाम पे लोग किनारे हट जाते थे। अब बिहार के बिहारी कहने में गर्व होता है कि नीतीश कुमार जी का बिहार है और चमकता दमकता बिहार है। ऐसे ही बिहार की कामना हम दोबारा भी करते हैं और आप लोग भी मत दीजिए नीतीश कुमार जी के तीर छाप पे और ऐसे ही विकास की गति चलती रहेगी। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे HAB न्यूज, कैमरामैन अभिषेक चौहान के साथ पंकज भारती, रक्षा दक्षिण, वार्ड नंबर 4।